अस्सलाम वालेकुम डियर्स। अच्छा, आज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेजेस की तरफ से हडाक लेक्चर के लिए टेस्ट हुए हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के। तो उनमें जो बायोलॉजी का लेक्चर बायोलॉजी के लिए भी जो है वो बायोलॉजी का टेस्ट हुआ है 10 से 11। तो उस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। ये जो टोटल इसके अंदर जो क्वेश्चंस थे वो 60 क्वेश्चंस थे। यानी टोटल जो मार्क्स थे इस पूरे पेपर के वो 60 एमसीक्यूज उसमें थे जो 1 घंटे में सॉल्व करने थे। तो आए हम वन बाय वन इन सारे जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स। कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नहीं है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए है सिलेक्टिव परमेबिलिटी, ऑप्शन बी है प्रोटीन सिंथेसिस, सी है सेल सिग्नलिंग, डी है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अब अगर हम देखें तकरीबन तीनों ऑप्शन सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, सेल सिग्नलिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ये प्लाज्मा ब्रेन के फंक्शन हैं। क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कौन सा फंक्शन नहीं है। जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये बेसिकली प्लाज्मा ब्रेन का फंक्शन नहीं है, बल्कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ऑर्गेनेली मौजूद है जिसको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। यानी राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये प्लाज्मा ब्रेन का फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रेफर टू। कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम बात करते हैं प्रोटीन की तो किसको बोलते हैं? द फोल्डिंग पैटर्न, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, द 3D अरेंजमेंट, द पेप्टाइड बॉन्ड टाइप। अब अगर हम देखें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम प्रोटीन वो बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं या सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। यानी जो ऑप्शन बी है द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स यही क्या कहलाता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। बाकी जो फोल्डिंग पैटर्न्स हैं, ये 3D अरेंजमेंट है, ये पेप्टाइड बॉन्ड टाइप्स वगैरह ये आप सेकेंडरी और जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन उसमें हम नंबर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच हार्मोन रेगुलेट्स द सर्केडियन रिदम इन ह्यूमन। कि ह्यूमन के अंदर जो सर्केडियन रिदम है इसको कौन से हार्मोन रेगुलेट्स करते हैं। अब सर्केडियन रिदम की अगर एग्जांपल देखें, जो हमारा सोने और जागने का साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल है, तो इसको सर्केडियन रिदम का नाम दे रहे हैं। यानी जो डेली एक्टिविटीज है कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं? मेलाटोनिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, मेलानिन। जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये बेसिकली रेगुलेट करता है जो सर्केडियन रिदम है या जो स्लीप वेक साइकिल है उसको। जो इंसुलिन है ये शुगर लेवल को आपको पता रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन ये सेक्स हार्मोन है। मेलानिन जो है ये बेसिकली हार्मोन है ही नहीं, ये एक पिगमेंट है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फेज ऑफ द माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट सेल्स इक्वेटर। कि जो कौन सा फेज है कि जिस फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर में आके जो है वो इन सेल की इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं। माइटोसिस का कौन से वाला फेज है? प्रोफेज, नेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब प्रोफेज आपको पता है ये वो वाला फेज है जिसमें क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने शुरू होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होती है। ठीक है। मेटाफेज वो वाला फेज है जिसमें क्रोमोसोम जाके सेंटर के ऊपर अरेंज होते हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, मूव करना शुरू कर देते हैं टुवर्ड द पोल, और टीलोफेज में एंड पे चले जाते हैं। यानी जो अलाइनमेंट होती है सेंटर के ऊपर ये किस में होती है? मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। कि कौन सा फिनोमेना ये एग्जांपल जो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में आ रहा है। अब आपको पता है स्पेसिएशन की टाइप है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। एलोपेट्रिक स्पेसिएशन बेसिकली वो स्पेसिएशन है कि जिसमें कोई भी पॉपुलेशन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ड्यू टू अ फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर में माउंटेन हो सकती हैं, कोई वाटर बॉडी हो सकती है, जिसकी वजह से दो आप कह लें पॉपुलेशंस बन जाती हैं। एक मेन पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड होके, तो इस तरह दो एरिया में आपको दो तरह की स्पीशीज़ जो है वो ओरिजिनेट हो देंगी या मिलेंगी। तो इस यानी इस फिनोमेना की वो कह रहा है कौन सी एग्जांपल है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल इन चारों में अगर देखें, पॉलीप्लाइडियन प्लांट्स, डाइवर्जेंस ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, हाइब्रिडाइजेशन, सिम्बियोटिक एवोल्यूशन। तो इनमें ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है, डाइवर्जेंस ड्यू टू ज्योग्राफिकल isolation. Next question number 6 है, which molecule acts as a final electron acceptor in the mitochondrial electron transport chain। कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है उसमें फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है? NAD प्लस, FAD, ऑक्सीजन, ATP। अब NAD प्लस और FAD जो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व है, लेकिन आखिरी अगर आप देखें जो फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज प्लांट हार्मोन, विच प्लांट हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलांगेशन। कि जो प्लांट्स हैं उनमें सेल एलांगेशन के लिए जो है वो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। अब एब्सिसिक एसिड की बात करें, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है।
जो ऑक्सन है, ऑक्सन जो है वो सेल की इलांगेशन करता है। साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। इथाइलिन जो फ्रूट राइपनिंग में रोल प्ले करता है। तो मतलब सेल इलांगेशन के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ऑक्सन। और ऑक्सन में भी आपने पढ़ा होगा जो इंडोल एस्टिक एसिड है स्पेसिफिकली। क्वेश्चन नंबर 8 है द हार्डी वैनबर्ग इक्विलिब्रियम एज्यूम्स कि जो हार्डी वैनबर्ग थ्योरम या हार्डी वैनबर्ग इक्विलिब्रियम है, इसकी assumptions वो कह रहा कौन कौन से हैं। नो न्यूट्रिशन, रैंडम मैटिंग, नो नेचुरल सिलेक्शन। अब ये तीनों अगर आप देखें तो हार्डी वैनबर्ग की assumptions हैं, तो हम कह सकते हैं आल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी बाय मास कि मेस के अतबार से ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन से वाला है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो आपको पता 65% जो है वो क्या है, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच स्ट्रक्चर इन द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जो नेफ्रॉन की कौन सी स्ट्रक्चर वो ये कह रहा है ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल ट्रिब्यूट। ग्लोमेरुलस जो है ये वो वाला पार्ट है, बेसिकली क्या है, ये ग्रुप ऑफ कैपिलरीज क्या है कि जहाँ पे जो है ब्लड की प्रेशर की वजह से जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट में कन्वर्ट होता है, जिसको आप ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम भी देते हैं। तो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है उसको हम किसके नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कि जो कौन सा आप ये कह सकते हैं एग्जांपल है जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करे। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है बेसिकली ये वो वाला फिनोमेना है कि जिस फिनोमेना में अनरिलेटेड जो ग्रुप्स हैं यानी बेस सिमिलर जो ग्रुप्स हैं वो जो उनकी स्ट्रक्चर्स की एवोल्यूशन होती है बेसिकली वो सिमिलर, इन ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट है लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसकी वो कह रहा है कौन सी एग्जांपल है, तो इसमें भी इन चारों ऑप्शन में जो बेस्ट एग्जांपल है वो बटरफ्लाई विंग्स एंड बैट विंग्स। आपके जो बटरफ्लाई विंग्स हैं और बैट के विंग्स हैं दोनों की जो एवोल्यूशन है या उनकी जो बनने की आपकी कह लें प्रॉपर्टी है या ओरिजिन है वो डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन जो है वो दोनों का फ्लाइट है कि दोनों जो है बटरफ्लाई के विंग्स भी और बर्ड के विंग्स भी फ्लाइट में हेल्प करते हैं लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट है। तो इस फिनोमेना को हम किसका नाम देते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। 12 है डीएनए रेप्लिकेशन इज डिस्क्राइब्ड है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो बेसिकली किस तरह होती है, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, सेमी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। अब अगर आप देखें आपने पढ़ा भी होगा कि कॉमन एक एक्सपेरिमेंट है मिजेल्सन और स्टाल का जिन्होंने प्रूव भी किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव वे में होती है कि जिसमें न्यू बनने वाला जो डीएनए के दो स्ट्रैंड है उनमें से एक स्ट्रैंड जो है वो टोटली न्यू होता है और एक पुराना ही होता है। तो इस मॉडल को ये इस मेथड को आप कह लेंगे, इस फिनोमेना को हम सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का नाम। 13 है द लैक ओपिरॉन इज मेनली फाउंड इन। लैक ओपिरॉन बेसिकली जो मॉडल है ये जो जीन एक्सप्रेशन है का फिनोमेना है ये किसके अंदर मौजूद है, ये बैक्टीरिया के अंदर है। यानी जो रेगुलेट करता है लैक्टोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, लैक ओपिरॉन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है इफ अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैज 10 क्रोमोसोम्स हाउ मेनी क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग मेटाफेज। कि अगर एक जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स हों तो उसका जो मेटाफेज फेज होगा उस पे कितने क्रोमैटिड्स होंगे। तो आपको पता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात में 10 क्रोमोसोम्स है तो ज़ाहिर सी बात उसमें जब एस फेज़ होगा तो एस फेज़ में जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी डुप्लीकेशन होगी, जो डीएनए वो डुप्लीकेट कर जाएगा। तो अगर हम मेटाफेज के ऊपर क्रोमैटिड्स की बात करें तो उसके नंबर जो है वो 10 से कितने होंगे, 20। ऑप्शन सी जो है ये ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। कि कौन सी ऑर्गेनेली जो है वो लिपिड्स की सिंथेसिस करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी अपरेटस, लाइसोसोम। जो लिपिड्स हैं इनकी सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इन्वॉल्व होती है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 17 है द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश जो है ये किसको डिस्क्राइब करती है, हैबिटाट ऑफ स्पीशी, रोल ऑफ स्पीशी प्लेज इन द एनवायरनमेंट, डाइट ऑफ स्पीशी, पॉपुलेशन साइज। तो बेसिकली जो इकोलॉजिकल निश है ये किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो स्पीशी का रोल है उसको एक्सप्लेन करती है, यानी ऑप्शन बी जो है वो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18 है विच प्रोसेस इंक्रीजेस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म्स हैं इनके अंदर कौन सा फिनोमेना या कौन सा प्रोसेस जो जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करता है। बाइनरी फिशन, क्रॉसिंग ओवर, माइटोसिस, बर्डिंग। अब अगर हम बाइनरी फिशन की बात करें, माइटोसिस और बर्डिंग ये बेसिकली ये सेक्सुअल प्रोसेस है, जबकि क्रॉसिंग ओवर वो वाला फिनोमेना है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जेनेटिक वेरिएशन उसको इंक्रीज करता है, यानी जो प्रोफेज 1 है उसका पैकार्टीन स्टेज है वहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता है और यही रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज फॉल्स। कि एंजाइम्स के बारे में जो स्टेटमेंट है कौन सी इनमें से गलत।
दे आर कंज्यूम्ड इन रिएक्शंस, यही गलत है। अगर हम देखें ना कि जो एंजाइम्स हैं वो कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, बल्कि वो जस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, ठीक है, और एंड पे जो है वो एज इट मौजूद होते हैं, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, वो यूज़ या कंज्यूम नहीं होते। यानी ऑप्शन ए भी है ये, आप कह लें फॉल्स है, बाकी जो है वो तीनों ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, कि कौन सी स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेल वॉल। न्यूक्लियस जो है प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये मौजूद होता है। बाकी अगर आप देखें सेल वॉल भी एग्जिस्ट करती है, राइबोसोम भी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 21 है, द लॉक एंड की मॉडल रेफर्स टू सेल सिग्नलिंग, एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी तीनों जो है वो लॉक एंड की मॉडल से बिल्कुल जो है वो अपोजिट हैं। एंजाइम सब्सट्रेट इंटरेक्शन की बात करें, यही जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लॉक एंड की मॉडल जो बेसिकली एंजाइम और सब्सट्रेट का आपस में जो इंटरेक्शन है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस, कि कौन सा आर्गन जो है ह्यूमंस के अंदर जो वो ज़्यादा आप ये कह लें फंक्शनल नहीं है, लेस फंक्शनल कह सकते हैं। गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, पेंक्रियाज, लंग। तो ये क्या है, ऑप्शन बी अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, डायरेक्शनल सिलेक्शन फेवर्स, को जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है वो किसको फेवर करती है। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें, ऑप्शन ए है बोथ एक्सट्रीम्स ऑफ अ ट्रेड, द एवरेज ट्रेड, वन एक्सट्रीम ऑफ ट्रेड, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है वो किसको फेवर करती है, वन एक्सट्रीम ऑफ ट्रेड। ऑप्शन सी जो है ये ट्रू है। 24 है, द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू। अब आपको पता है जो वास्कुलर टिश्यू उनमें जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइलम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ जाइलम का फंक्शन पूछा हुआ, तो जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स लैक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, कि कौन सा प्लांट का ग्रुप है जिसमें ट्रू रूट्स भी नहीं होती, स्टेम भी और लीव्स भी। ब्रायोफाइट्स जो हैं इनके अंदर ट्रू रूट्स भी नहीं होती, ट्रू लीव्स भी और स्टेम भी, बल्कि इनकी तरह की मिलती जुलती स्ट्रक्चर्स तो मौजूद होती हैं लेकिन ट्रू नहीं है। कि जबकि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फॉन्स ये सारे वास्कुलर प्लांट्स हैं, इनके अंदर रूट्स भी हैं, स्टेम भी और लीव्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस फॉर द एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि कौन सी आप ये कह लें डायरेक्ट आप सबूत है या एविडेंस है कि जो ये बताती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एंडोसिम्बियोटिकली ओरिजिनेट हुआ। अब एंडोसिम्बियोटिकल ओरिजिन हाइपोथेसिस जो आपने पढ़ा है ये कहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेसिकली कि जो प्रोकैरियोटिक आप कह लें इंडिविजुअल्स हैं, जब उनको लार्जर इंडिविजुअल ने या आप कह लें ऑर्गेनिजम्स ने जब इंगल्फ किया, उनकी इंगल्फ के बाद इसकी अराइजमेंट हुई। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, डबल मेम्ब्रेन, सर्कुलर डीएनए, क्रिस्टी। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस, डबल मेम्ब्रेन भी सपोर्ट करता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कहा था दो मेम्ब्रेन्स हैं। अब देखें ना यहाँ पे एक इनर और एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है वो रिप्रेजेंट कर रही है उसी पुरानी मेम्ब्रेन को जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की है। बाद में जब उस प्रोकैरियोटिक सेल्स को इंगल्फ किया तो न्यू जो मेम्ब्रेन है उस इंगल्फ वाले ऑर्गेनिज्म की वो आउटर मेम्ब्रेन है। इस तरह जो सर्कुलर डीएनए अगर हम देखें जो बैक्टीरिया हैं या प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर डीएनए जो वो सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है। तो अब ये सर्कुलर डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होना ये बता रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये एंडोसिम्बियोटिकली ओरिजिनेट हुआ है, तभी ये सर्कुलर डीएनए इसके अंदर मौजूद है। कि यहाँ पे ये दोनों ये डबल मेम्ब्रेन भी सर्कुलर डीएनए भी आप ये कह लें डायरेक्ट एविडेंस है माइटोकॉन्ड्रिया की एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन के बारे में ये बता रहा है। तो इनमें दोनों में जो मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है वो सर्कुलर डीएनए है। बहरहाल इसको आपने फिर भी देख लेना कि जहाँ ट्रू डबल मेम्ब्रेन भी है और सर्कुलर डीएनए। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। जो नेगेटिव फीडबैक आपको पता नहीं है, नेगेटिव फीडबैक वो वाला फिनोमेना है कि जो किसी भी चेंज को रिवर्स करता है ताकि जो होमियोस्टेसिस का जो फिनोमेना है उसको मेंटेन रखा जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, ब्लड क्लॉटिंग, लिक्टेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल तो है, इस से हट के अगर हम ये पहले जो दो ऑप्शन देखें ब्लड क्लॉटिंग और लेक्टेशन, ये पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल्स हैं। जबकि जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज आपको पता है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तो उससे ट्रिगरिंग होती है इंसुलिन की। इंसुलिन जो ग्लूकोज के लेवल को डाउन करता है। इसी तरह जब ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तो किसकी सिक्रीशन होती है, ग्लूकागॉन की, जो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो बेसिकली जो नेगेटिव फीडबैक आप कह लें उसकी एग्जांपल जो है यहाँ पे वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, मीथेन। अब मीथेन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जबकि नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। कि माइटोसिस के दौरान जब क्रोमोसोम मूव कर रहे होते हैं तो उस मूवमेंट में
कौन सा साइटोस्केलेटन की जो फॉर्म है वो रिस्पॉन्सिबल है? माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, प्लाज्मोडेगमेटा। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो बनते हैं, और माइटोटिक स्पिंडल्स ही जो है बाद में क्रोमोसोम्स को जो है वो आप ये कह लें अट्रैक्ट करके दोनों पोज तरफ जो है वो सेपरेट करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ब्लड वेजल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। कि कौन सी वेजल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लेके जाती हैं? तो ये पल्मोनरी वेन है। पल्मोनरी वेंस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट लेफ्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट तक लेके जाती हैं, फिर हार्ट से वापस लंग्स की तरफ, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप ये कहना जो वेल्स उनको हम पल्मोनरी आर्टरीज का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज द माइटोटिक स्पेसिफिक प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। कि जो सेल साइकिल है उसके किस फेज़ में जो प्रोटीन्स हैं जो सेल डिवीजन में रोल प्ले करेंगे, ये जो एंजाइम है वो सिंथेसाइज होते हैं, तो ये G2 फेज़ में। 32 है, विच प्रोसेस अकर इन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। कि थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोसेस होता है? कैल्विन साइकिल, फोटोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल। जो क्रेब्स साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, कैल्विन साइकिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद जो स्ट्रोमा है उसके अंदर हो रहा है। जो फाइटो फोटोलाइसिस है यानी जो वाटर की ब्रेक डाउन है बेसिकली जो हो रही है इसमें लाइट रिएक्शन में, और लाइट रिएक्शन या फोटोलाइसिस ये कहाँ पे होता है? थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, यानी फोटोलाइसिस जो है ये ट्रू है। 33 है, द मेन नाइट्रोजीनियस पेस्ट इन बर्ड्स। कि बर्ड्स के अंदर जो नाइट्रोजीनियस पेस्ट है वो कौन सा? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्राइल। बर्ड्स के अंदर जो नाइट्रोजीनियस पेस्ट है वो यूरिक एसिड है। ये भी एक अडाप्टेशन है, और मोस्टली ड्राई जो इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो बेसिकली यूरिक एसिड है, क्योंकि इसको कम वाटर जो है वो चाहिए होता है यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए। तो बर्ड्स के अंदर ये अडाप्टेशन है कि इनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड। 34 है, विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन वर्टिब्रेट्स। कि वर्टिब्रेट्स में जो मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स हैं, ड्रग्स हैं, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो ऑर्गन है वो बेसिकली लीवर। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर फॉर मलेरिया। कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो मलेरिया के स्प्रेड में या मलेरिया के फैलाने में जो है वो फैक्टर का काम करता है? एडीज मस्कीटो, एनोफिलीज मस्कीटो। जी जो ऑप्शन बी है, एनोफिलीज मस्कीटो जो है ये जो पैरासाइट ऑफ प्लाज्मोडियम उसके होस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं और वेक्टर का काम करते हैं किसके फैलाने में? मलेरिया। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो जो है ये करेक्ट ऑप्शन। 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंग टेक्निक इज़ बेस्ट फॉर सेपरेटिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय साइज। कि जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं साइज़ के बार से उनको सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? क्रोमेटोग्राफी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, पीसीआर। सबसे जो बेस्ट टेक्निक है डीएनए की सेपरेशन के लिए यूज़ की जाती है ऑन द बेस ऑफ दिस साइज वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें इलेक्ट्रोकरंट का इस्तेमाल किया जाता है। 37 है, विच प्रोसेस रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। कि कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिस फिनोमेना के वजह कुछ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हाफ हो जाते हैं? तो ये मियासिस है। कि मियासिस वो वाला फिनोमेना है जिसमें जब गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट्स के बनने के दौरान जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाता है। 38 है, विच ग्रुप इज करेक्टराइज्ड बाय रेडियल सिमेट्री इन वाटर वास्कुलर सिस्टम। कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं या ऐसा आप कह लें ऑर्गेनिजम्स हैं कि जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री प्लस ये वाला वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो मौजूद है? तो ये काइनोडर्म में, काइनोडर्म बेसिकली मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं प्लस उनके अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड वाटर वास्कुलर सिस्टम मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द फाउंडर इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। जो फाउंडर इफेक्ट है ये बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट की एग्जांपल है। 40 है, द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए बेसिकली क्या है कि ट्रांसलेशन के दौरान अमाइनो एसिड पोल से अमाइनो एसिड्स को लेके आता है, यानी ट्रांसफर अमाइनो एसिड। ट्रांसफर आरएनए इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स। 41 है, विच गैस इज फिक्स्ड बाय राइजोबियम बैक्टीरिया इन लेग्यूम रूट्स। अब आपको पता ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है राइजोबियम बैक्टीरिया और लेग्यूम जो प्लांट्स हैं उनके दरमियान, कि जिसमें राइजोबियम बैक्टीरियम जो है ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है अमोनिया में या नाइट्रेट्स में, और जो प्लांट्स हैं इन लिविंगनेस प्लांट्स वो फोटोसिंथेसिस के जरिए इनको जो है वो खुराक दे रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जिसमें जो नाइट्रोजन है इसकी फिक्सेशन होती है। 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। कि कौन सा इनमें से लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन नहीं है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, फ्लूइड बैलेंस, हार्मोन प्रोडक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट ये भी इसका फंक्शन है, फ्लूइड बैलेंस भी है, इम्यून रिस्पॉन्स भी है, लेकिन जो हार्मोन प्रोडक्शन है ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम नहीं है, बल्कि एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन प्रोडक्शन की।
43 इन अ फूड चेन सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर टिपिकल कि फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर्स हम किसको बोलते हैं? हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, प्रोड्यूसर्स। जो कार्निवोर्स ने ये सेकेंडरी कंज्यूमर हैं। अलबत्ता ओमनीवोर्स भी बाज़ केसेस में ये प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो किसको कहा जाता है? कार्निवोर्स, यानी जो मीट ईटर्स हैं उनको हम कार्निवोर्स का नाम। 44 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस कि कौन सा टेस्ट क्रॉस? अब देखें टेस्ट क्रॉस बेसिकली आपने पढ़ा भी होगा, ये मैंडल्स ने दिए थे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में ये है कि जो हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल है उसका क्रॉस किया जाता है पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स में भी किसके साथ? रिसेसिव पेरेंट के साथ। बेसिकली ये क्यों उसने दिया था? जो हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल आते थे उसके पास F1 में, उनकी जीनोटाइप को चेक करने की कि उनकी जीनोटाइप जो है वो हेट्रोजाइगोट की कौन से वाली है। तो यानी इसमें हेट्रोजाइगोट का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो ऑप्शन ए में अगर आप देखें होमोजाइगोट ये भी नहीं है, हेट्रोजाइगोट रिसेसिव, जी ये ऑप्शन बी जो है ये ट्रू है कि हेट्रोजाइगोट का क्रॉस जब हम करवाएं रिसेसिव पेरेंट के साथ, उसको किसका नाम दिया मेंडल ने? टेस्ट क्रॉस का। 45 है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस कि जो रेट्रोवायरसेस हैं उनका जेनेटिक मटेरियल कौन सा? रेट्रोवायरसेस बेसिकली वो वायरसेस हैं जैसे HIV भी, कि इनके अंदर जो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA मौजूद है, डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये प्रॉपर्टी आपने ये भी पढ़ी होगी कि जो रेट्रोवायरसेस हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स को यूज़ करके फिर RNA से DNA भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू रिकेट्स? जो विटामिन डी है बेसिकली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अराइवल ऑफ रिकट्स कि जब विटामिन डी जो है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, उसको हम रिकट्स का नाम किया। इसमें बेसिकली जो बच्चे हैं उनकी जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं। उस डिजीज़ को हम किसका नाम देते हैं? रिकट्स। और ये किसकी वजह से होती है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज काज्ड बाय अ ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21? अब ट्राइसोमी क्या है कि वो वाली कंडीशन जिस कंडीशन में जो क्रोमोसोम है उसकी 3 कापीज़ बनती है। अब देखिए किसी भी इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मली 2 कापीज़ होती हैं, एक पेरेंट से होती है, एक दूसरे से। तो जब ट्राइसोमी वाली कंडीशन है ये बेसिकली एनियोप्लाइडी की टाइप है जिसमें क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाती है। यानी जो यहाँ पे ये कह रहा है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 का मतलब ये है कि जो ऑटोसोम 21 वाला है क्रोमोसोम है उसकी 3 कापीज़ मौजूद थी। तो इसकी वजह से जो डिजीज़ है वो कौन सी है? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है बेसिकली ये काज होती है कि जिसमें जिस इंडिविजुअल में ये डाउन सिंड्रोम है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स 21 है उसकी कितनी कापीज़ होती हैं? 3 कापीज़। 48 है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट कि वो वाला फिनोमेना जिस फिनोमेना में प्लांट्स एरियल पार्ट के ज़रिए यानी स्टोमेटा से जो वाटर को ऑपरेट करते हैं उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको ट्रांसपायरेशन का नाम दिया। 49 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट्स? ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं बेसिकली आपको पता है जब DNA की रेप्लिकेशन हो रही होती है उस DNA की रेप्लिकेशन के दौरान ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस पूछ रहा है RNA प्राइमर, सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, प्रोटीन फोल्ड, सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। ये जो लैगिंग स्ट्रैंड बेसिकली बन रहा है उस लैगिंग स्ट्रैंड के दौरान ये ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बनते हैं शुरू में, बाद में जो DNA लाइगेज है वो इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ के किसकी फॉर्मेशन करता है? लैगिंग स्ट्रैंड की। 50 है द मेन फंक्शन ऑफ द माइलिन शीथ इज जो माइलिन शीथ है बेसिकली ये क्या है? ये इंसुलेशन है बेसिकली फैट्स की कह लें जो एक्सॉन है उसके अराउंड। तो इसका काम ये है कि जो नर्व इम्पल्स हैं ये उसको बेसिकली स्पीड अप करता है। ऑप्शन बी जो है वो ट्रू। 51 है विच प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस इंसुलिन यूजिंग रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कि कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है या प्रोसेस यूज़ की जाता है जो इंसुलिन है उसको बनाने के लिए? कि इंसुलिन आपको पता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक यूज़ की जाती है कि जिसमें ह्यूमन जो इंसुलिन जीन है उसको वुमेन से निकाल के जो बैक्टीरिया हैं इकोलाई उनके अंदर इंसर्ट किया जाता है और उन बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके वो इंसुलिन की प्रोडक्शन की जाती है। तो उस टेक्निक को हम किसका नाम देते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। 52 है विच एंजाइम इज यूज्ड इन PCR फॉर DNA एम्पलीफिकेशन कि जो PCR है यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें जो DNA को एम्पलीफाई किया जाता है उसकी जो कापीज़ बनाई जाती हैं तो कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए जो एंजाइम यूज़ किया था यहाँ पे वो टेक पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली थर्मोफिलिक आप कह लें जो बैक्टीरिया हैं उनसे इस एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उस एंजाइम का उस बैक्टीरिया का जो नाम है वो मेरे ख्याल में थर्मस एक्वाटिकस उसी के नाम से जो है ये टैक इसका नाम भी पड़ा है। तो ये एंजाइम यानी आपसे कह लें लार्ज जो टेम्परेचर है हाई टेम्परेचर है यानी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उस टेम्परेचर के ऊपर भी ये टैक पॉलीमरेज सर्वाइव कर सकता है क्योंकि PCR में आपको पता है जो
हाई टेम्परेचर और कूलिंग का फिनोमेना जो है वो बार बार यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे ये वाला एंजाइम जो वो सर्वाइव करता है टेक पॉलीमरेज, लिहाजा इसी को यूज़ किया जाता है। 53 द रेड क्वीन हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। जो रेड क्वीन हाइपोथेसिस ये बेसिकली को एवोल्यूशनरी आर्म रेस जो है उसको एक्सप्लेन करती है, ऑप्शन बी। 54 है इन विच ऑर्गेनली डज द कैल्विन साइकिल टेक प्लेस। किस कैल्विन साइकिल है जी, कौन सी ऑर्गेनली में, तो आपको पता है कैल्विन साइकिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा के अंदर। यानी ऑप्शन जी सी जो है वो ट्रू। 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसैकेराइड। तो कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है, जो ग्लूकोज है ये भी मोनोसैकेराइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, जो सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड। 56 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेसिकली ये वो प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में आपकी कह लें ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, यानी आयरन कंटेनिंग ये प्रोटीन है जिसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल वॉल। कि जो फंगल सेल वॉल है वो बेसिकली किसकी बनी हुई है, उसका मेजर कंपोनेंट कौन सा है, तो वो काइटिन। प्लांट्स की सेल वॉल जो सेलुलोज की बनी हुई है, बेपेरी की, पेप्टाइडोग्लाइकन की, जबकि फंगल और जो इंसेक्ट्स का एग्जोस्केलेटन और जो फंगल की सेल वॉल ये किसकी बनी होती है, काइटिन। 58 है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। कि जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी इसका फाउंडर कौन है, तो आपको पता है ये कार्लस लिनियस है जिसने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, तो इसी को फाउंडर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिसेंट एरा इन जियोलॉजिकल टाइम। कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के एतबार से सबसे रिसेंट एरा जो है वो कौन सा, तो अगर हम देखें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, अब सबसे देखें सबसे प्रीमिटिव जो हो ये सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन है, इसके बाद आता है पैलियोजोइक, इसके बाद आता है मीजोजोइक, और सबसे जो अभी रिसेंट चल रहा है जिस एरा में हम रह रहे हैं ये सीनोजोइक। 60 एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप। कि किसी भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो कंट्रोल ग्रुप यूज़ करते हैं इसका क्या पर्पस। अब जो भी देखें किसी भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम दो रह रहे होते हैं, एक जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप हम इसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते, इसको हमने कंट्रोल के तौर पर रखा होता है। एंड पे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का बेसिकली आपस में कंपैरिजन करते हैं, जो चेंज आई होती है उसको चेक करने के लिए। इसका जो बेस्ट ऑप्शन है कुछ और वेज ए कंपेरिजन। तो ये 60 MCQ थे जिनको हमने वन बाय यहाँ डिस्कस किया है, इन सबको आपने देखना है। फिर भी अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में लगे कोई गलत है तो उसको आपने लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।